तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत की जीवन रेखाओं को समझने के लिए, यानी यहाँ के विशाल और सच कहूँ तो काफी जटिल नदी सिस्टम को जानने के लिए। अच्छा, तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि भारत का ये पूरा नदी का नेटवर्क है कैसा। फिर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करेंगे और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों की। फिर दोनों की तुलना करेंगे, कौन किस मामले में अलग है, और आखिर में एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे, वो चुनौती जो आज ये सभी नदियां झेल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, पहले इस पूरे सिस्टम की बनावट को ही समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अपवाह तंत्र या जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, ये आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। इसे नदियों का एक नेटवर्क समझिए। जब पानी कुछ तय रास्तों से मतलब चैनल से बहता है तो उसे कहते हैं अपवाह, और जब ऐसे सारे चैनल्स का जाल मिल जाता है तो बन जाता है एक अपवाह तंत्र। अब देखिए, भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर 2 टीमों में बांट सकते हैं, इस आधार पर कि वो अपना पानी आखिर गिराती कहाँ है। और इन दोनों टीमों को जो चीज अलग करती है उसे कहते हैं जल विभाजक। ये एक तरह की बाउंड्री है, कोई पहाड़ या ऊंची जमीन, जैसे उत्तर में दिल्ली के पास की पहाड़ियां और अरावली रेंज, और पश्चिम में सह्याद्री। और ये आंकड़ा देखिए कितना बड़ा फर्क है। भारत का लगभग 77% पानी, सोचिए 77%, वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी सबसे बड़ी नदियां शामिल हैं। और जो बाकी का 23% है वो जाता है अरब सागर में। इससे साफ पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी का बेसिन कितना कितना विशाल है। तो चलिए अब पहले बड़े सिस्टम की तरफ चलते हैं, हिमालय की नदियां। जानते हैं, इन्हें हम यंग जायंट्स कह सकते हैं, युवा, हमेशा बहने वाली और एनर्जी से भरपूर। ये पहाड़ों से निकलती हैं और हमेशा एक तरह के जोश में रहती हैं। इनकी 3 बड़ी खासियतें हैं। एक, ये 12मासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी मिलता है। दूसरी चीज, ये नदियां हिमालय को चीरकर बहुत ही गहरी घाटियां बनाती हैं जिन्हें गॉर्ज कहते हैं। और तीसरी, जब ये मैदानों में उतरती हैं तो एकदम मस्त होकर लहराते हुए चलती हैं, जिसे विसर्प कहते हैं। और कभी कभी तो अपना रास्ता भी बदल लेती हैं, जिससे गोखुर झीलें बन जाती हैं। अच्छा, तो इस हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में 3 मेन खिलाड़ी हैं। एक है सिंधु नदी तंत्र, जो लद्दाख से होकर गुजरता है। दूसरा है गंगा नदी तंत्र, जो भारत का सबसे बड़ा सिस्टम है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब बारी है दूसरे बड़े सिस्टम की, प्रायद्वीपीय नदियां। देखिए, अगर हिमालय की नदियां यंग जाइंट्स थीं, तो ये है प्राचीन ऋषियों की तरह, पुरानी, शांत और मौसमी। प्रायद्वीपीय नदियों में भी कहानी में एक ट्विस्ट है। इनकी भी 2 टीमें हैं। एक जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं, जैसे नर्मदा और तापी। ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरी बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से जा मिलता है। और दूसरी टीम में है ज्यादातर नदियां जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा मतलब वो उपजाऊ जमीन का टुकड़ा जो नदी समुद्र में मिलने से ठीक पहले बनाती है। लेकिन एक सवाल है, क्या कोई ऐसी बड़ी नदी हो सकती है जो इस नियम को तोड़े? मतलब ज्यादातर नदियां तो पूर्व की तरफ बह रही हैं, तो क्या कोई पश्चिम की तरफ भी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। और वो है हमारी नर्मदा नदी। ये एक बड़ी नदी है, लेकिन ये पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर बहती है। ये निकलती है अमरकंटक पठार से और एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ये भ्रंश घाटी क्या है? ये जमीन के धंसने से बनी एक लंबी और गहरी घाटी होती है, और इसी वजह से जबलपुर के पास ये नदी मशहूर धुआंधार वाटरफॉल और बेहद खूबसूरत मार्बल रॉक्स बनाती है। सच में ये एक बहुत ही खास नदी है। तो अब तक हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग देख लिया। अब वक्त है इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ का, जहां हम इन दोनों नदी तंत्रों को आमने सामने रखकर देखेंगे। ये टेबल देखिए, ये एक ही जगह पर पूरी कहानी बयां कर देती है। सबसे बड़ा फर्क है पानी के फ्लो में। हिमालय की नदियां, जैसा हमने कहा, 12मासी हैं, साल भर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां बेचारी पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर हैं। फिर आता है इनका ओरिजिन, यानी ये निकलती कहाँ से हैं। हिमालयी नदियां बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं, तो प्रायद्वीपीय नदियां पठार या पश्चिमी घाट से। इनकी घाटियों में तो जमीन आसमान का अंतर है। हिमालयी नदियां गहरी वी शेप की वैली बनाती हैं,
जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां उतनी गहरी नहीं होती, चौड़ी होती हैं। और आखिर में इनका रास्ता, हिमालयी नदियों का सफर लंबा और घुमावदार होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ज्यादातर एक सीधे और तय रास्ते पर चलती हैं। तो ये तो हो गए इनके भौगोलिक अंतर। लेकिन अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इन दोनों को जोड़ती है, और वो है एक आधुनिक और बहुत बड़ी चुनौती जिसका सामना आज ये सभी नदियां कर रही हैं। स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें हैं, उन्हें जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ हिमालय की नदी का वो पवित्र, साफ सुथरा स्रोत है जहां से जीवन की शुरुआत होती है, और दूसरी तरफ आज की कड़वी हकीकत है, हमारी नदियां जो प्रदूषण के बोझ तले दबी हुई हैं। ये फर्क देखकर सच में दिल दुखता है। तो सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। हमारे घरों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा इन नदियों को जहरीला बना रहा है। हाँ, इसे रोकने के लिए सरकार की तरफ से नमामि गंगे और नदी जोड़ो परियोजना जैसी कोशिशें हो रही हैं, जिनका मकसद इन जीवन रेखाओं को फिर से जिंदा करना है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये नदियां कोई आज की नहीं हैं, ये तो हजारों सालों से हमारी सभ्यता की जीवन रेखा रही हैं। तो सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ये भविष्य में भी जीवन देती रहें। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, इस पर हम सबको सोचना होगा।